चलिए आज आईआरएफसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पिछले 1-1.5 साल में ये शेयर सबकी जुबान पर रहा है, कभी तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए तो कभी उतनी ही तेजी से नीचे आने के लिए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ शेयर की चाल नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी मशीनरी का एक खाका खींचते हैं। मतलब भारतीय रेलवे का विशाल कायापलट और उसमें आईआरएफसी की भूमिका। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली जैसी है ना? एक तरफ सरकार रेलवे में हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा रही है, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शेयर अपने शिखर से लगभग आधा हो चुका है। हाँ, तो सवाल यही है कि क्या बाजार को कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा, या फिर ये एक बड़ा मौका है? बिल्कुल, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पूरी बात, बड़े निवेशक यानी स्मार्ट मनी इस गिरावट के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो चलिए इस कहानी की पहली परत से शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे की नई और महत्वाकांक्षी दुनिया। जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वो भीड़ भाड़ वाले स्टेशंस और लेट लतीफ ट्रेनों की तस्वीर आती है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली रूट पर 2026 तक बुलेट ट्रेन का पहला हिस्सा, ये सब सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। हाँ, और ये सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे ठोस निवेश और तकनीक है। जैसे कवच प्रणाली को ही ले लीजिए। स्रोतों के मुताबिक सरकार ने प्रमुख मार्गों पर इसे लगाने के लिए 1822 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसे आप दो ट्रेनों के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह समझ सकते हैं। अगर दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाएं, तो ये सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देगा। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर हाल के कुछ दुखद हादसों को देखते हुए। मतलब सरकार अब सिर्फ स्पीड और सुविधाओं पर ही नहीं बल्कि सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी दिखता है। 2024-25 के बजट में सिर्फ रेलवे सुरक्षा के लिए 27,693 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, इसका मतलब है कि हर छोटी बड़ी लाइन पर सिग्नलिंग सिस्टम से लेकर पटरियों के रखरखाव तक हर चीज को अपग्रेड किया जा रहा है। सरकार ये संदेश दे रही है कि एक भी हादसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प दावा है। स्रोत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान है कि भारतीय रेलवे की समय की पाबंदी मतलब पंक्चुअलिटी कई यूरोपियन नेटवर्क से भी बेहतर हो गई है। ईमानदारी से कहूँ तो इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आम यात्री तो आज भी ट्रेनों के घंटों लेट होने की शिकायत करते हैं। क्या ये आंकड़ा जमीनी हकीकत से मेल खाता है? आपने बहुत सही सवाल उठाया। देखिए, जब ऐसे दावे किए जाते हैं तो वे अक्सर चुनिंदा नेटवर्क्स या प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी या वंदे भारत के डेटा पर आधारित होते हैं। अच्छा, ये सच है कि इन ट्रेनों की समय की पाबंदी में जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम पूरे नेटवर्क की बात करें जहां रोज 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलती हैं, तो वहां अभी भी चुनौतियां हैं। पर दिशा सही है। लक्ष्य सिर्फ प्रीमियम ट्रेनों को नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे सिस्टम को सुधारना है। मतलब ये एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं है। स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाने की बात हो, पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो जिससे प्रदूषण और खर्च दोनों कम हो, या फिर भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की बात हो, ये एक 360 डिग्री बदलाव की कोशिश है। और जब इतना बड़ा हाथी दौड़ता है तो उसे ताकत देने के लिए बहुत बड़े और मजबूत पैरों की जरूरत होती है। यहीं पर आईआरएफसी की भूमिका शुरू होती है। ठीक है, तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बुलेट ट्रेन, नई वंदे भारत, सुरक्षा पर हजारों करोड़, लेकिन ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये सीधे सरकार की तिजोरी से आ रहा है या कोई और खिलाड़ी है इस कहानी में? यहीं पर कहानी का सबसे अहम किरदार यानी आईआरएफसी मंच पर आता है। पारंपरिक रूप से आईआरएफसी को भारतीय रेलवे की उधार लेने वाली शाखा या फाइनेंसिंग आर्म कहा जाता रहा है। इसका मुख्य काम था बाजार से पैसा उठाना और रेलवे को इंजन, डिब्बे, वैगन यानी रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए देना। एक सीधा साधा बिजनेस मॉडल था। मतलब एक तरह से बैंक की तरह काम करना, लेकिन सिर्फ अपने एक ही ग्राहक यानी भारतीय रेलवे के लिए। आपने सही पकड़ा, लेकिन अब इसमें एक बड़ा मोड़ आ गया है।
कंपनी के सीईओ मनोज कुमार दुबे के नेतृत्व में IRFC अब स्ट्रैटेजी 2.0 पर काम कर रही है। और ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये कंपनी के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी 2.0? क्या IRFC अब रेलवे के अलावा कहीं और भी पैसा लगा रही है? ऐसा करना क्या जोखिम भरा नहीं है? मतलब अपने मुख्य काम से भटकने जैसा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। असल में स्ट्रैटेजी 2.0 का मतलब है कि IRFC अब सिर्फ रेलवे के रोलिंग स्टॉक तक ही सीमित नहीं है। कंपनी ने अब नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स पार्क, बंदरगाह, कोयला खदानों और यहाँ तक कि मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे की वजह बहुत सोची समझी है। और वो क्या है? मुनाफा। देखिए, जब IRFC सिर्फ भारतीय रेलवे को कर्ज देती थी तो ब्याज का मार्जिन बहुत कम और पहले से तय होता था। लेकिन ये जो नए क्षेत्र हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट या लॉजिस्टिक्स, इनमें जोखिम ज्यादा है तो मुनाफा भी ज्यादा है। अच्छा। इन प्रोजेक्ट्स को लोन देकर कंपनी बेहतर ब्याज मार्जिन कमा सकती है। ये अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने जैसा है। जैसे आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में नहीं लगाते, वैसे ही IRFC अब अपना सारा कर्ज सिर्फ एक ही तरह के प्रोजेक्ट में नहीं दे रही है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब कंपनी सिर्फ रेलवे के लिए पैसा नहीं जुटा रही, बल्कि खुद एक निवेशक की तरह सोच रही है और बाहर बेहतर मौके तलाश रही है। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर है। स्रोत बताते हैं कि IRFC ने जापान के SMBC बैंक से $300 मिलियन का विदेशी कर्ज जुटाया है। ये एक बड़ी रकम है। ये सिर्फ रकम की वजह से बड़ी खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो संदेश छिपा है उसकी वजह से है। पहली बात तो ये कि ये कर्ज असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड है। एक मिनट, असुरक्षित ऋण का क्या मतलब है? आम भाषा में समझाएंगे। जरूर। सोचिए, जब आप बैंक से होम लोन या कार लोन लेते हैं तो आपको अपना घर या कार बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। हाँ। अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है। यह सुरक्षित ऋण है। असुरक्षित ऋण मिलना वैसा ही है जैसे कोई बैंक आपको सिर्फ आपके नाम और भरोसे पर करोड़ों का लोन दे दे, बिना आपकी जमीन या घर के कागज रखे। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में IRFC की साख पर कितना मजबूत भरोसा है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक लोन नहीं है, ये एक तरह से IRFC की ग्लोबल रेटिंग है। बिल्कुल। जब सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जैसा दुनिया का इतना बड़ा बैंक बिना कुछ गिरवी रखे आपको पैसा देता है, तो वो पूरी दुनिया को ये सिग्नल दे रहा है कि उन्हें भारतीय रेलवे की ग्रोथ स्टोरी पर अटूट विश्वास है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जापानी येन में ब्याज दरें दुनिया में सबसे कम है, तो IRFC ने बहुत चतुराई से कम ब्याज पर पैसा उठाया है, जिससे वो भारत में ज्यादा ब्याज वाले प्रोजेक्ट्स में लगाकर अपना मुनाफा बढ़ाएगी। ठीक है, तो अब तक की कहानी एकदम साफ है। एक तरफ भारतीय रेलवे तेजी से बदल रहा है, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है। दूसरी तरफ इस निवेश को फंड करने वाली कंपनी IRFC न सिर्फ पैसा जुटा रही है, बल्कि स्मार्ट तरीके से नए क्षेत्रों में जाकर अपना मुनाफा भी बढ़ा रही है। उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी सस्ते में और आसानी से पैसा मिल रहा है। सब कुछ बेहतरीन लग रहा है, लेकिन हाँ, यहीं पर कहानी का वो लेकिन आता है जो सबको परेशान कर रहा है। वही, जब मैं इसका स्टॉक चार्ट देखता हूं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। कंपनी का शेयर अपने उच्चतम स्तर से लगभग 47% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा? जब कंपनी और उसका भविष्य इतना सुनहरा दिख रहा है, तो निवेशक इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? ये शेयर बाजार की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, और इसका जवाब समझने के लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल से आगे जाकर निवेशकों के मनोविज्ञान को समझना होगा। पहली बात, कंपनी का प्रदर्शन और शेयर का प्रदर्शन, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, खासकर छोटी अवधि में। अगर हम कंपनी के नतीजों को देखें तो वे शानदार हैं। बिक्री और मुनाफे में साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। तो फिर गिरावट का कारण क्या है? क्या कोई ऐसी खबर है जो आम निवेशकों को नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग और उम्मीदों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। पिछले एक साल में IRFC के शेयर ने असाधारण रिटर्न दिया था। जब कोई शेयर इतनी तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है तो एक स्तर पर आकर उसमें गिरावट या करेक्शन आना स्वाभाविक है। तो आप कह रहे हैं कि ये गिरावट कंपनी की किसी अंदरूनी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि बाजार की अपनी चाल की वजह से है? काफी हद तक। स्रोत में बाजार विशेषज्ञ अजीत मिश्रा का भी यही मानना है। उनका कहना है कि अब ये गिरावट सीमित हो सकती है
और 100 रुपए से 110 रुपए का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों में छिपी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब किसके पास कितने शेयर हैं, उसमें क्या खास है? उसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछली कुछ तिमाहियों में रिटेल यानी आम छोटे निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी तय है। उन्होंने या तो घबराकर या थोड़ा मुनाफा लेकर अपने शेयर बेच दिए। और ये शेयर खरीदे किसने? इन्हें खरीदा है बड़े खिलाड़ियों ने। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और DIIs मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक। इन संस्थानों ने इस गिरावट में जमकर खरीदारी की है और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। LIC और बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड भी इसमें लगातार निवेश कर रहे हैं। स्रोत में एक उदाहरण है कि सिर्फ अक्टूबर महीने में कोटक आर्बिट्राज फंड ने 41 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे। एक मिनट, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़े निवेशक जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है वो इसमें लंबी अवधि की संभावना देख रहे हैं, जबकि छोटे निवेशक छोटी अवधि की गिरावट से डरकर अपना माल उन्हें बेच रहे हैं? बाजार की भाषा में इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि जिन्हें कंपनी की गहरी समझ है, जो सिर्फ शेयर की रोज की कीमत नहीं बल्कि अगले 5-10 साल की तस्वीर देखते हैं, उन्हें कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। वे इस गिरावट को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि सस्ते में अच्छी चीज खरीदने के एक मौके की तरह देख रहे हैं। इसमें एक और पहलू है सरकार की हिस्सेदारी का। सरकार के पास अभी भी IRFC की लगभग 86% हिस्सेदारी है। क्या इसका भी शेयर की कीमत पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ सरकार की इतनी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी को जबरदस्त स्थिरता और सुरक्षा देती है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में हमेशा ये डर बना रहता है कि सरकार सेबी के नियमों का पालन करने के लिए अपनी हिस्सेदारी 75% तक लाने के लिए कभी भी ऑफर फॉर सेल यानी OFS ला सकती है। अच्छा। OFS का मतलब है बाजार में और ज्यादा शेयरों की सप्लाई, जिससे कीमत पर अस्थायी रूप से दबाव बन सकता है। ये डर भी शेयर को बहुत तेजी से ऊपर जाने से रोकता है। तो कुल मिलाकर IRFC की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की रेलवे के विशाल सपनों और शेयर बाजार की जमीनी हकीकत के बीच की एक रस्साकशी है। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में बयां किया है। एक तरफ सरकार का मजबूत समर्थन, कंपनी के मुनाफा बढ़ाने की नई रणनीति और बड़े निवेशकों का बढ़ता भरोसा है। ये सब भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए पैसा जुटा रही है। और ये भी साफ है कि कंपनी का लक्ष्य सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, बल्कि वैश्विक पूंजी बाजारों तक अपनी पहुंच बनाकर अपनी लागत को कम करना है। जापान से लिया गया ऋण इसी बड़ी और सोची समझी रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा है। गिरावट के बावजूद कंपनी की नींव मजबूत दिख रही है। हाँ, और शायद बड़े निवेशक इसी नींव को देख रहे हैं, न कि शेयर की रोज की उठापटक को। वे उस भविष्य पर दांव लगा रहे हैं जहां भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे आधुनिक नेटवर्कों में से एक होगा, और उस बदलाव को मुमकिन बनाने वाली सबसे अहम वित्तीय कड़ी IRFC ही होगी। आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक तस्वीर साफ होती है। IRFC एक ऐसी नाव की तरह है जो एक बहुत बड़ी और ताकतवर लहर यानी भारतीय रेलवे का कायापलट पर सवार है। अभी समुद्र में थोड़ी उथल-पुथल है जिससे नाव डगमगा रही है, लेकिन लहर की दिशा और रफ्तार सही है। तो आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, जब सरकार रेलवे के कायापलट पर इतना जोर दे रही है और बड़े संस्थान इस पर दांव लगा रहे हैं, तो सवाल सिर्फ IRFC के भविष्य का नहीं है। सवाल ये है कि ये विशाल राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना अगले दशक में भारत में यात्रा और लॉजिस्टिक्स को कैसे नया आकार देगी, और इसका असर उन दूसरे क्षेत्रों पर क्या पड़ेगा जो कुशल परिवहन पर निर्भर हैं। सोचिए, जब मालगाड़ियां तेज और समय पर चलेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की लागत कितनी कम हो जाएगी। जब छोटे शहरों से बड़े शहरों तक पहुंचना आसान और सस्ता होगा तो ई-कॉमर्स और छोटे व्यवसायों को कितना बढ़ावा मिलेगा। एक बेहतर रेलवे नेटवर्क सिर्फ ट्रेन का सफर नहीं बदलता, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की गति को बदल सकता है। शायद असली दांव इसी बदलाव पर है।